अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर एक ग्रामर के टॉपिक पे है और ये मेरा पहला वीडियो आ रहा है रिलेटेड टू ग्रामर। इससे पहले हमने जितने वीडियो आपके लिए बनाए, जितनी वो सारे जो हैं वो लिटरेचर बेस्ड थे, आपकी पोम्स और चैप्टर पे थे। वो भी सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और आज से हम जो है थोड़े बहुत ग्रामर के टॉपिक पे भी आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ग्रामर के, ये हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, भले वो 9 क्लास के हों, मैट्रिक के हों, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, बीकॉम बीएससी लेवल पे हो, या वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट एम कैट ई कैट बी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज़ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं इन वीडियोस में स्पेसिफिकली, चूँकि ये यूट्यूब की वीडियोस हैं, क्योंकि हम जब क्लासेस में खड़े होकर पढ़ाते हैं तो हम रिलेटेड टू क्लास उसको डील कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू लेवल डील कर रहे होते हैं। अब चूँकि मुझे एक ही वीडियो के अंदर तकरीबन हर क्लासेस के बच्चों के लिए तैयार करना है मटेरियल, तो मैं ग्रेजुअली इसको, जैसे जैसे इस कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर आते रहेंगे, जैसे लेक्चर 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, जैसे भी लेक्चर रहेंगे, तो उन लेक्चर में मैं हर टॉपिक को इनिशियल लेवल से लेते हुए फिर उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ताकि किसी भी क्लास का स्टूडेंट जो है उसको प्रॉब्लम ना हो, भले वो 9 का हो या 9 से पहले क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी ग्रामर को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, सेकेंडली आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, जहन में रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 1 जो टाइप कहलाती है वो कहलाती है प्रोबेबल कंडीशंस। प्रोबेबल कंडीशन, अच्छा, प्रोबेबल का मतलब यही समझ में आ रहा है, वो चीज़ जो कि जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसके होने का इम्कान है। सही है ना? तो पहली जो टाइप कहलाती है वो कहलाती है प्रोबेबल कंडीशन। सेकंड टाइप पे आते हैं, तो सेकंड टाइप आपकी कहलाती है इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसके होने के चांस इम्पॉसिबल हो, या वो चीज़ें जो आपकी इमेजिनेशन की तरफ चली जाए। नंबर थर्ड जो है वो कहलाती है हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कंडीशंस, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स हो। वो चीज़ हाइपोथेटिकल कंडीशन, वो कंडीशन जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स हो। अब स्टूडेंट्स, आपने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे। आज इन लेक्चर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम चीज़ें जो आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ी होगी, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी इंशाल्लाह, और थोड़ी सी इन डेप्थ आपको नज़र आएंगी। ओके, जो लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो स्पेसिफिकली जो है, जो लेक्चर नंबर 1 है, वो हम आज प्रोबेबल कंडीशन को कवर करने जा रहे हैं कि ये क्या होती हैं, कितने तरीक़ों से बनती है। तो जो आज का लेक्चर नंबर 1 है वो प्रोबेबल कंडीशन पे बेस कर रहा है। तो बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं प्रोबेबल कंडीशन की, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम टाइप नंबर 1 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोबेबल कंडीशन, जो आज हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन में जो पहली टाइप निकलती है वो, उसका नाम क्या है और वो होती क्या है? उसका जो बेसिकली नाम है वो कहलाती है कंडीशनल प्रेजेंट, जिसको
बहुत सारी जगहों पे जीरो कंडीशन भी कहा जाता है। कंडीशनल प्रेजेंट क्या चीज है स्टूडेंट्स? इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं जो डिस्कस की जाती हैं। हम इसको बेसिकली रियल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि द रिजल्ट्स that are always same। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताऊं कि चूंकि आप लोगों ने इसको जीरो कंडीशन के लिहाज से पढ़ा होगा कि ये जीरो कंडीशन कहलाती है, और इसको में अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वो ज़्यादातर हमारे यूनिवर्सल लॉज होते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट मेक्स सॉल्ट एंड वाटर, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे वो स्टेटमेंट जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट एक प्रिंसिपल बन जाते हैं, किसी प्रिंसिपल से, किसी उसूल से कम नहीं होते, मैक्सिम्स कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली अल्लाह रिवॉर्ड्स यू, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो अल्लाह आपको उसका अजर देता है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक उसूल बन गई है, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सही भी है। तो ये जो है कंडीशनल प्रेजेंट में आती है, जिसको बहुत सारे लोग जीरो कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। रियल कंडीशन है रिजल्ट दैट आर ऑलवेज द सेम, सही है। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें दूं, जैसे कि इफ यू पुश दिस बटन द लाइट कम्स ऑन, इफ यू पुश दिस बटन द लाइट कम्स ऑन, अगर आप ये बटन दबाते हैं तो लाइट जलती है, रिजल्ट सेम है, सही है। अभी मैं इसकी एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिखूंगा तो आपको और समझ में आएगा कि ये क्या है। यूनिवर्सल लॉ, साइंटिफिक स्टेटमेंट और मैक्सिम्स इसके अंदर कवर हो रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो आपको आसानी हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने जाते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, इसको फॉर्मूला भी लोग कहते हैं, बहरहाल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जहन में रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है। पहला क्लॉज जिसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। और दूसरा क्लॉज उसका रिजल्ट होता है, जिसको रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं बहुत सारे लोग, एक्शन क्लॉज भी कहते हैं। वो आपका मेन क्लॉज होता है। जो आपका रिजल्ट क्लॉज होता है, जो आपका एक्शन क्लॉज होता है, वो आपका मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और उसके अंदर एक एडवर्ब, कंडीशन ऑफ एडवर्ब इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मली ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो है इफ। स्टूडेंट डू रिमेंबर कि ये इफ जो है, ये क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि 100% इफ आए, इसकी जगह पे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। अभी मैं आपके सामने वो सारे वर्ड्स वन बाय वन आपको बताऊंगा। जैसे
इसके दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज जैसे मैंने आपको कहा कि वो कहलाता है कंडीशनल क्लॉज, तो वो बनता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जिसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने सिंपल प्रेजेंट इसलिए लिखा, अगर मैं इसको आसान करके लिख दूं चले, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये जो इफ के साथ क्लॉज है ये कहलाता है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज इसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि दो क्लॉज जो कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जब मेन या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है। बिकॉज सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चीज अहम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो डिपेंडेंट क्लॉज में इनफैक्ट जो सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसे मैंने भी आपके सामने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, वर्ब की अगर मैं इसको और आसान कर दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट बेसिकली एजेंट है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये एजेंट है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस है समझाने के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो ये इफ के साथ जो मैंने क्लॉज लिखा है दैट इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपका कंडीशनल क्लॉज। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। इसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो क्या है, वो आपका मेन क्लॉज है, जो यहां आएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो अगेन, जैसे ब्रैकेट जो मैं बता रहा हूं ये मैं आप सेपरेट दिखाने के लिए बना रहा हूं, आपने ब्रैकेट नहीं बनाना। अच्छा, अहम चीज जो है इसके बीच में आता है कॉमा, पंचुएशन। अच्छा, पंचुएशन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह कंजक्शन आता है। कंजक्शन यहाँ बहुत सारे आ सकते हैं, सो आ सकता है, देन आ सकता है, मर्जी है, लोग पंचुएशन भी लगाते हैं। इसका जो रिजल्ट क्लॉज है या एक्शन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो भी इसी फॉर्मूले पे है जिस पे आपका डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज था। तो स्टूडेंट्स, आपने स्ट्रक्चर देखा कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक जो है वो कंडीशनल क्लॉज है और एक आपका रिजल्ट क्लॉज है जिसको हम एक्शन क्लॉज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका पहली प्रोबेबल कंडीशन में जो पहली कंडीशनल प्रेजेंट है ये उसका स्ट्रक्चर है। और ये मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमने बताया कि इसके अंदर रियल कंडीशंस हैं, रिजल्ट डेट आर ऑलवेज द सेम, यूनिवर्सल लॉज है, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हैं, मैक्सिम्स हैं लोगों की अपनी। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देखते हैं, यही लिख देता हूं। एग्जाम्पल्स ताकि आपको समझने में आसानी हो।
मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे इफ द विंड ब्लोस, अगर हवा चलती है, द ट्रीज मूव, तो दरख्त हिलते हैं। रिजल्ट एट ऑलवेज द सेम, अगर हवा चलती है तो दरख्त हिलते हैं। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखें, मैंने इफ क्लॉज के साथ जो कंडीशनल क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम एस और एस लगाते हैं। विंड को सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो मैंने एस लगाया। इसी तरीके से मैंने भी आपके सामने एक और एग्जांपल दी थी कि इफ यू पुश दिस बटन, अगर आप इस बटन को दबाते हैं, लाइट कम्स ऑन, लाइट जल जाती है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये कुछ आपके सामने मैक्सिम्स हैं, या ये कह लें यूनिवर्सल लॉज आ रहे हैं। इसमें पहला जो यूनिवर्सल लॉ है कि हवा चलेगी दरख्त हिलेंगे, यूनिवर्सल लॉ है, हवा चल रही है चीज़ें हिल रही हैं। और दूसरा जो है एक मैक्सिम है, मतलब रिजल्ट एट आर ऑलवेज द सेम। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बनाऊं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम इफ से बनाएं, जैसे भी हमने बनाया कि इफ को अगर हम इफ की जगह जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस में व्हेन लगा दें कि व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, द ट्री मूव, तो दरख्त हिलते हैं, इफ की जगह व्हेन यूज कर सकते हैं। सही, ठीक है। जब व्हेन जब आता है तो दैट इज सर्टेनिटी, ये थोड़ी सी सर्टेनिटी आती है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि व्हेन पीपल स्मोक, when people smoke cigarettes, their health suffers, मतलब जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो नुकसान उठाती है, सफर करती है। ये आपके सामने देखें तो ये भी मैंने आपको पूरा when people smoke वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, their health सफर सॉरी हेल्थ, उनकी सेहत, सेहत सिंगुलर है, देयर को मत देखिएगा, हेल्थ इसमें मेन सब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने साइंटिफिक पढ़ा था, एसिड रिएक्ट विद बेस, इट मेक्स सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये आपका साइंटिफिक स्टेटमेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आपने अपनी साइंस की किताब में पढ़े हैं। इफ कैटलिस्ट इज यूज्ड द रिएक्शन अकर्स रैपिडली, ये भी आपने सुना है, ये भी आपका साइंटिफिक स्टेटमेंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक आपको अपना स्टेटमेंट, अपना उसूल या अपनी एक कंडीशन बताऊं, जैसे रिजल्ट एट आर ऑलवेज द सेम में, लाइक इफ आई ड्रिंक कॉफी आफ्टर 9 PM I do not sleep सही है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 9 बजे के बाद कॉफी पी लूं तो मैं नहीं सोता, आई डू नॉट स्लीप एट नाइट, तो मैं रात में जागता हूँ, आई डोंट स्लीप एट नाइट। तो ये मेरे लिए रिजल्ट है दैट आर ऑलवेज द सेम। भाई अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मेरे साथ ये होता है। तो इफ के जरिए इफ की जगह पे व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखी है, ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है किसकी, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है प्रोबेबल कंडीशन की, नंबर 1 कंडीशनल प्रेजेंस। और आप देख सकते हैं इसके जो स्ट्रक्चर जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये आपके सामने
स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि इन एग्जाम्पल में मैंने हर जगह जो है क्या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट यूज किया। तो ये तो हमारी जीरो कंडीशन कहलाती है, जिसको हम कंडीशनल प्रेजेंट कहते हैं, जीरो कंडीशन। इसका एक्चुअल नाम जो है वो कंडीशनल प्रेजेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसमें आगे जाते हैं। इसके अंदर एक थोड़ी सी वेरिएशन आती है, जैसे जो हमारा रिजल्ट क्लॉज था, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, इसमें एक वेरिएशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसमें एक रिजल्ट क्लॉज था। उस रिजल्ट क्लॉज में हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपैरेटिव, लाइक इसी के स्ट्रक्चर को अगर मैं चेंज करूं तो इसके स्ट्रक्चर में इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां इंपैरेटिव स्ट्रक्चर आ जाए। इंपैरेटिव स्ट्रक्चर दो तरीके से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या इसके अंदर डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस, दोनों तरीके से ये बनता है। ये इंपैरेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं ये डिलीट कर दूं एग्जांपल तो कोई मसले की बात तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब मैं यहाँ आपको दूसरे की एग्जांपल अगर दूं, बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, इफ सना कॉल्स यू, अगर सना आपको कॉल करती है, डोंट आंसर द फोन, मतलब फोन मत उठाना। अगर सना कॉल करती है तो डोंट आंसर द फोन, तो फोन का जवाब मत देना, मतलब कॉल पिक मत करना। इसी तरीके से व्हेन यू गेट होम, जब आप घर पहुंचे, कॉल मी, मुझे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा ये जीरो कंडीशन में आती नहीं, इसकी एक वेरिएशन बता रहा हूँ मैं आपको, एक थोड़ा सा इसके अंदर एक तरीकाकार कि ये भी एक तरीके से बन सकती है। इसी तरीके से इफ यू गेट द ट्रेजर, अगर आपको खजाना मिलता है, डोंट मेंशन टू एनीवन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपैरेटिव स्ट्रक्चर से बन रहा है। जो इसका रिजल्ट क्लॉज है वो इंपैरेटिव स्ट्रक्चर से बन रहा है। रिजल्ट क्लॉज, डोंट मेंशन टू एनीवन, कॉल मी, डोंट आंसर द फोन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोबेबल कंडीशन में कंडीशनल प्रेजेंट। अब इसी में अगली टाइप की तरफ आते हैं। मैं कंडीशनल प्रेजेंट को रिमूव कर देता हूं, ऊपर का मटेरियल आपके सामने रहेगा ताकि हम आगे इसको पढ़ सकें। साथ साथ कॉपी करते रहें आप लोग। अब जो प्रोबेबल कंडीशन में दूसरी जा रही है वो कहलाती है कंडीशनल फ्यूचर। अब
इसको बहुत सारे लोग ओपन कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है वो, मतलब अभी तक जो हमने बोला वो तकरीबन ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही थी। इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, मतलब मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है ऐसा हो सकता ना हो सकता है होगा। तो फ्यूचर है, तो जब फ्यूचर जब आता है तो वो 100% श्योरिटी की तरफ तो चीज़ जाती नहीं है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं। इफ एट above of condition, subject means agent, verb फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कंडीशनल क्लॉज। मैंने भी आपको बताया था इफ के साथ जो होता है वो कंडीशनल क्लॉज कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। उसके बाद रिजल्ट क्लॉज पे आते हैं। सब्जेक्ट, ये असल सब्जेक्ट है। विल, अच्छा विल जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है, जो कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इसकी जगह पे हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एबिलिटी के लिए, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। वर्ब फर्स्ट प्लस, तो ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशनल फ्यूचर का है। तो इसको अगर आप कंडीशनल प्रेजेंट से कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो आपको इसके अंदर चेंजेस नजर आएंगी कि इसके अंदर आपके पास रिजल्ट क्लॉज के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें, और फिर हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस भी देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। जैसे एक एग्जाम्पल, इफ वी डू नॉट लीव सून, अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे। अच्छा बस अगर आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते ना, तो उर्दू ट्रांसलेशन टोटल फ्यूचर में आ रही है, सही है ना, कि इफ वी डोंट लीव सून, अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे, वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। अब आप इस सेंटेंस को देखें। अब अगर हम ट्रांसलेशन अगर देख रहे हैं उर्दू से, तो वो तो टोटल फ्यूचर में बन रही है ना, कि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। लेकिन चूंकि कंडीशनल फ्यूचर है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही आपने बनाना है। तो स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि कंडीशनल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट कंडीशनल क्लॉज में बेसिकली एजेंट होता है, और दूसरा मेन सब्जेक्ट है और वहां मॉडल वर्ब विल और कैन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। लेकिन अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन में देखते हैं, हमारे पेपर में ट्रांसलेशन में आती है, उर्दू में लिखी भी आती है, तो वो टोटल फ्यूचर में लिखी भी होती है कि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो वी विल मिस द ट्रेन। लेकिन ये स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बनेगी। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम जिस जबान को सीख रहे हैं हमें उसी के ही एट्रीब्यूट के मुताबिक चलना है। हम उर्दू से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उस तरह तो भी बहुत सारी जगहों पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हुए नजर आएंगे। आप तो ज़हन में रखें कि ये कंडीशनल फ्यूचर है, आपको पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो इसमें जो इफ के साथ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है, और आगे मॉडल वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दूं, इफ आई एम लेट फॉर माई वर्क अगेन, अगर मैं अपने काम के लिए दोबारा लेट हो गया। अब आई एम लेट, ये जो इज एम आर है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। इफ आई एम लेट फॉर माई वर्क अगेन, आई मे लूज माई जॉब, अगर मैं दोबारा काम के लिए लेट हुआ तो शायद मैं अपनी जॉब लूज कर दूं। मे, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी।
इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू रेस्ट, अगर आप रेस्ट करोगे, यू विल फील बेटर, तो आप अच्छा महसूस करोगे। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हम जीरो कंडीशन में ले जाएं तो वहां भी बन सकती है, वहां रिजल्ट ऑलवेज द सेम में, जैसे कि व्हेन आई रेस्ट, जैसे मैं अपने तौर पे बोलूं व्हेन आई रेस्ट, जब मैं रेस्ट करता हूं, आई फील बेटर, तो मैं अच्छा महसूस करता हूं। अब ये वो चीज है जिसका रिजल्ट सेम है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन ये वाली जो एग्जाम्पल है, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, ये स्पेसिफिक है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसा महसूस करोगे। इफ यू रेस्ट, अगर तुम आराम करोगे तो तुम अच्छा महसूस करोगे, ये स्पेसिफिकली है। अगर इसे जनरल सेंस में ले जाऊं कि भाई अगर मैं आराम करता हूं तो बहुत अच्छा महसूस करता हूं, तो ये फिर जीरो कंडीशन या कंडीशनल प्रेजेंट में चली जाएगी और वो टोटल सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। इसी तरीके से हम बहुत सारी जगहों पे एक और भी हम व्हेन भी लगा सकते हैं, जैसे व्हेन यू टेल हर द न्यूज, जब तुम उसे इस खबर के बारे में बताओगे, ही इज गोइंग टू फेंट, तो वो बेहोश हो जाएगा। अब यहाँ गोइंग टू, जिसे हम गॉना भी पढ़ते हैं, ये जो है इसका स्ट्रक्चर हमने यूज किया। तो देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मॉडल वर्ब है वो विल, कैन और मे आ रहा है, यहाँ गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी हमने यूज किया, जो कि हम कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, अभी आपके सामने जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, वो एग्जाम्पल टोटली जो है मैंने आपके सामने जो है कंडीशनल फ्यूचर की लिखी है। और आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, जो इफ के साथ क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, और जो रिजल्ट क्लॉज है, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो आपके मॉडल वर्ब्स के साथ आया हुआ है। विल, में, कैन भी आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस में कहूँ कि इफ यू कम ऑन टाइम यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर, इफ यू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर, अगर आप क्लास टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो आप लेक्चर समझ सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपके जहन में भी बहुत सारी आ रही होंगी। अब एक और चीज पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, कि अभी तक मैंने आपकी जगह इफ की जगह पे व्हेन को रिप्लेस किया है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें और भी लगा सकते हैं, जैसे as long as soon as, जैसे as soon as I come to know I will inform you, as soon as I come to know, जैसे ही मुझे पता लगेगा, ये मुझे पता लगता है, I will inform you, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैंने if यूज नहीं किया, मैंने as soon as यूज किया। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हम जो है मेन क्लॉज को हम I will inform you as soon as I come to, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हम जो है डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखें और इंडिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लिखें। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि कॉमे की जगह पे कंजक्शन भी आ सकता है, as soon as I come to know then I will inform you, ये भी हो सकता है, yes so I will inform you। इसी तरीके से अगर मैं as long as की एग्जांपल दूं, as long as you don't make a mess, as long as, जब तक आप कबाड़ा नहीं निकालते, कबाड़ा नहीं निकालेंगे, you can play in this room, ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है माओ की। भाई जब तक कमरे का बुरा हाल नहीं हुआ तब तक खेल सकते हो, जैसे ही कमरे का बुरा हाल हुआ खेल खत्म।
तो अब यहाँ देखिए मैंने इफ की जगह पे एज लॉन्ग एज को यूज किया। तो क्लास बताने का मकसद ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है हमेशा जो है वो इफ यूज करें या व्हेन यूज करें। बहुत सारी जगहों पे आपको एज सून एज भी नजर आएगा, एज लॉन्ग एज भी नजर आएगा। तो ये एक मैंने आपको इसके अंदर वेरिएशन बताई। 12 ये कंडीशनल फ्यूचर में जा रहा है और इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज है इफ के साथ वो वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली एजेंट होता है। जो मेन सब्जेक्ट होता है वो हमेशा मेन क्लॉज में होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में होता है। मैंने अभी आपके सामने कैन भी यूज किया, विल भी यूज किया, मे भी यूज किया और गोइंग टू का भी स्ट्रक्चर यूज किया। अब एक और भी चीज है जो एज लॉन्ग एज और एज सून एज की जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। इसको थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लें वो क्या चीज है। वो है अनलेस। अनलेस बेसिकली होती क्या है? अनलेस के अंदर दो चीजें, इफ और नॉट। इफ और नॉट मतलब अनलेस जब आएगा जब इफ भी रिमूव होगा, नॉट भी रिमूव होगा। दैट मीन्स कि अनलेस आने के लिए नॉट का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल सुन ले, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है कि इफ यू डोंट गेट एन इन्विटेशन, if you don't get an invitation, you cannot come to the party. If you do not get an invitation, you cannot come to the party. अगर तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलता तो तुम पार्टी में नहीं आ सकते, या अगर तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलेगा तो तुम पार्टी में नहीं आ सकते। You cannot come to the party. अब इसके अंदर देखिए इफ भी है और नॉट भी है डिपेंडेंट क्लॉज में। अगर इसकी जगह पे अनलेस लगा दूं तो फिर नॉट भी हट जाएगा। अनलेस यू गेट एन इन्विटेशन यू कैन नॉट कम टू द पार्टी। अनलेस यू गेट एन इन्विटेशन you cannot come to the party. तो ये मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी अनलेस की, लेकिन आप इसमें देख लें कि इसके अंदर इफ के साथ नॉट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां नजर आ रहा है इफ यू डू नॉट गेट, इफ यू डू नॉट गेट की जगह मैंने लिख दिया अनलेस यू गेट। तो इफ भी हट गया, नॉट भी हट गया, तभी अनलेस आया। तो अनलेस के लिए इफ और नॉट का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपके सामने कि वी विल गो टू द कोस्ट साहिल इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती। इफ इट डज नॉट रेन वी विल गो टू द कोस्ट, वी विल गो टू द बीच। अगर बारिश नहीं होती तो हम बीच पे जाएंगे, सही है। तो अनलेस अगर आ जाएगा, अनलेस इट रेन्स, तो फिर आएगा डज नॉट हट जाएगा, वी विल गो टू द कोस्ट। तो ये जो है मैंने आपको कंडीशनल फ्यूचर बताई। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने दो चीजें डिस्कस करी। पहली चीज हम देखें तो प्रोबेबल कंडीशन को डिस्कस किया, उसके अंदर कंडीशनल प्रेजेंट और कंडीशनल फ्यूचर को हमने मिलाया, मतलब डिस्कस किया। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंडीशनल वन में भी बन रहे हो, कंडीशनल प्रेजेंट में भी बन रहे होते हैं और कंडीशनल फ्यूचर में भी बन रहे होते हैं। उसका सेंस आता है जनरल और स्पेसिफिक। जैसे मिसाल के तौर पे व्हेन आई हैव अ टाइम, जब मेरे पास वक्त होता है। व्हेन आई हैव अ टाइम, जब मेरे पास वक्त होता है। आई वर्क आउट, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये जनरल कंडीशन है। मतलब रिजल्ट एट ऑलवेज इज द सेम, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं स्पेसिफिकली लेके जाऊं कंडीशनल फ्यूचर में,
व्हेन आई हैव अ टाइम, जब मेरे पास वक्त होगा, व्हेन आई हैव अ टाइम, जब मेरे पास वक्त होगा, आई विल वर्कआउट, तो मैं वर्कआउट करूंगा। तो आप देखिए ये फ्यूचर में बन रहा है कि जब मेरे पास वक्त होगा तो मैं वर्कआउट करूंगा। लेकिन रिमेंबर ये फ्यूचर में बन रहा है, इट डजंट मीन कि आप पूरा विल के साथ इस सेंटेंस को बनाएं। इफ क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, चाहे वो कंडीशनल प्रेजेंट हो या कंडीशनल फ्यूचर हो। तब्दीली जो आ रही है तो तब्दीली सिर्फ रिजल्ट क्लॉज में आ रही है या कंडीशनल क्लॉज में आ रही है। तो होप सो क्लास आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। दैट इज ऑल अबाउट प्रोबेबल कंडीशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप, कंडीशनल प्रेजेंट, कंडीशनल फ्यूचर। अगले लेक्चर में हम इम्प्रोबेबल कंडीशन को डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में, जो कि उसके लिए थोड़ा सा मुझे प्रोबेबल कंडीशन को रिव्यू देना पड़ेगा और फिर देन हाइपोथेटिकल कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सही है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बताएं, जो आपको अच्छा लगा वो डिस्कस करें। कमेंट में अगर कोई चीज़ आपको कमी नज़र आई तो बिल्कुल हमारी सलाह के लिए बताइए, या कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बताइए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।